हाँ जी। हेलो। नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? चलिए, ठीक हैं, सब लोग ठीक हैं। आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं कुछ। अब तक हम लोगों ने तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में हम लोगों ने ये देखा है कि वर्ग के बारे में कुछ हम लोगों ने पढ़ा है कि अभी तक वर्ग जो थे वो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे। अब जो है आवर्त के बारे में पढ़ेंगे। आवर्त के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ देखते हैं, कुछ रिवाइज कर लेते हैं। पहले कहा कि वर्ग में हम लोगों ने अब तक देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में देखा था, संयोजकता, परमाणु का आकार क्या हो रहा है, आयनन विभव क्या हो रहा है, मतलब आयनन ऊर्जा क्या हो रही है, विद्युत ऋणात्मकता के बारे में चर्चा किए थे। वो बता रहे थे कि वर्ग में जो है वो ऊपर से नीचे जो चलते हैं, ऊपर जो सबसे पहला वाला जो होता है, पहला वाला जो हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो वर्ग में जो पहला से ऊपर से नीचे जब हम लोग आते हैं तो देखते हैं कि वो कौन सी धातुएं हैं? क्षार धातुएं हैं, मृदा क्षार धातु है, दूसरी वाली है। हमारा आवर्त सारणी जो है आप लोग को पता ही है कि कुल जो है यह 4 ब्लॉक में बटा हुआ है। ये हमारा 4 ब्लॉक में बटा हुआ है इस तरह से। पहला ब्लॉक जो है हम लोगों का ये एस ब्लॉक कहलाता है। इधर वाला जो है हम लोग का एस ब्लॉक कहलाता है, आप लोगों को पता ही है। ये पी ब्लॉक है और इसके बाद इधर जो है ये वाले जो है बीच में ये डी ब्लॉक कहलाते हैं और नीचे जो होता है वो एफ ब्लॉक आता है, जिसमें कि लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो कि 57 से 71 तक चलता है और ये 89 से 103 तक चलता है। ये एफ ब्लॉक है। लैंथेनाइड एक्टिनाइड तो एफ ब्लॉक में है ही, लेकिन इसके पहले भी एफ ब्लॉक के कुछ यहाँ पे तत्व हैं, आप लोग देखेंगे। आपको 7वां वाला नंबर जो आवर्त है उसमें एफ ब्लॉक पाए जाते हैं। तो ये पहला और दूसरा ये हो गया आपका एस ब्लॉक हो गया। इस साइड में जो है वो पी ब्लॉक पाए जाते हैं, जिधर की उप धातु और इधर ये धातुएं हैं, धातु। डी ब्लॉक में भी धातु पाए जाते हैं। एफ ब्लॉक में जो है आप लोग को मिल जाएगा उप धातु और अधातु, और इधर एक अक्रिय गैस, अक्रिय गैस। आप लोगों को पता ही है कि 7 अक्रिय गैस हमने बता दिया है। तो मतलब कि 4 ब्लॉक हैं इसके, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और नीचे एफ ब्लॉक, ये है। अब स्थिति ये है कि हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ लिया है, वर्गों के बारे में तो पढ़ लिया है कि ऊपर से नीचे जब हम लोग चलते हैं तो क्या स्थितियाँ बनती हैं। अब हम लोग चलते हैं इस तरह से, बाएँ से दाएँ चलते हैं आवर्त में। आवर्त में स्थितियाँ क्या बन रही हैं इस पर चर्चा करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पहले ही जैसा कि आप लोग को बता चुके हैं वर्ग में, उसी तरह से इसमें भी बताते हैं कि क्या होता है आवर्त में। जब हम लोग बाएं से दाएं चलते हैं तो क्या कंडीशन बनता है, तो देखते हैं क्या है। पहला दिया हुआ है कि जब हम लोग आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, पहला है आपका आवर्त, यहाँ पे लिख देते हैं आवर्त, ठीक। आवर्त, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन में हम लोग देखते हैं कि क्या संयोजी इलेक्ट्रॉन किस तरह से बढ़ते हैं। तो देखते हैं, पहले मान लेते हैं कि कोई भी एक ले लेते हैं, कोई एक उठा लीजिए आप लोग। जैसे उठा लेते हैं हम लोग 11 से ही, मतलब कि हाइड्रोजन, लिथियम और यहाँ पे है हमारा सोडियम। ये है पहला आवर्त, ये है दूसरा आवर्त, ये है तीसरा आवर्त, ठीक। ये हो गया पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त। तो तीसरे आवर्त में आगे बढ़ते हैं जब, तो हम लोग एक मिल जाता है हम लोग को सोडियम, पहला। दूसरा क्या मिल जाता है हम लोगों को आगे जब बढ़ते हैं तो 11 के बाद 12 क्या है, ये है सोडियम है 11। इसके बाद 12 में है मैग्नीशियम, इसके बाद 13 में है एल्युमिनियम, इसके बाद
14 में क्या है, सिलिकॉन, फास्फोरस, इसके बाद सल्फर, इसके बाद क्लोरीन और ये आर्गन 18। संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ रहे हैं? सोडियम का अगर हम लोग लिखते हैं तो 2 8 1, ये हो गया 2 8 2, ये हो गया आपका 2 8 3, ठीक। ऐसे ही ये 2 8 4, ये हो गया आपका 2 8 5, 2 8 6, ये हो गया आपका 2 8 7, 2 8 8। देख क्या रहे हैं? ये हो गया आपका, अगर सोडियम को देखते हैं, इसका पहला सेल भर चुका, इसका दूसरा सेल पूरा भर चुका 8, और ये तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। इसमें तीसरे सेल में जो है, पहला सेल में 2, दूसरे सेल में 8, तीसरे में 1। इसका तीसरा सेल जो भर रहा है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसका तीसरा सेल आ रहा है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। इसका चौथा, इसमें कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4। इसमें देखते हैं तो 1 2 3 4 5, इसमें आते हैं तो 1 2 3 4 5 6, इसमें आते हैं, सारा तीसरा ही है, ध्यान देना है आप लोग को, तीसरा सेल। ये भी थर्ड है, थर्ड सेल की बात हो रही है। इसमें भी हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7, और ये कंप्लीट हो जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो कंप्लीट हो गया, इसका तीसरा सेल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, इसलिए किसी के साथ पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। ये क्या कर रहे हैं, इसमें 1 ज़्यादा है, इसमें 2 ज़्यादा है, 3 4 5 6 7। तो किस तरह से इनका संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें 1 2 3 4 5 6 7, और इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये तो संयोजी करता ही नहीं है किसी के साथ पार्टिसिपेशन, लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन उसके भी है, मतलब कि अंतिम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन्स निकल गए आपको। तो कह रहा है इसमें कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जब हम लोग आवर्त में बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम लोग आवर्त में जब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ते हुए जा रही है, यूं, ठीक है। तो कह रहा है कि सेल तो एक ही है, लेकिन उसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है। कह रहा है कि समान सेलों की संख्या वाले तत्वों की आवर्त सारणी के एक ही आवर्त के अंतर्गत रखा गया है। अच्छा, वो तो ठीक है। यह वृद्धि 1 से 2 तक होती है। तृतीय आवर्त में होने वाली वृद्धि इतना दिखाया गया है। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक ही सेल में जब संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, जैसे जब हम लोग तीसरे आवर्त में जैसे चल रहे हैं, तीसरे आवर्त इसलिए एग्जाम्पल लिया कि इसमें स्पष्ट क्लियर हो रहा है, दिख रहा है, याद भी हो जाता है, करीब करीब 20 तक तो सबको लगभग याद रहता है, इसीलिए मैंने इसको लिया है। आप लोग 10th क्लास के स्टूडेंट हो, इसलिए मैंने ये सोचा कि सबसे अच्छा ये है कि हम तीसरे आवर्त की चर्चा करते हैं। आगे बात समझ में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, सेल एक ही है लेकिन उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती जाती है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो बढ़ते जाती है। दूसरा दिया हुआ है इसमें संयोजकता, ये तो पहला हो गया। दूसरा है संयोजकता, संयोजकता। संयोजकता पे क्या अंतर पड़ रहा है, तो देखिए होता क्या है। ये हो गया आपका सोडियम। सोडियम जो है वो सोचता है कि मैं एक दे करके किसी को, यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे सोडियम के बगल में बैठा हुआ है नियॉन, काफ़ी खुश, एकदम पूरी तरह से इस्टेब्लिश, स्थायी। अब ये पड़ोस में है नियॉन, सोचता है कि क्यों ना मैं किसी को दे दूँ एक, तो ये देना चाहता है। तो ये देना चाहता है इसलिए ये बन जाता है मेटल, धातु, ये चाहता है कि कोई ले ले, लेकिन मैं सोडियम एक दे करके और पूरी तरह से इस सेल को ही हटा दूं। ये क्या चाहता है, ये सोडियम चाहता है कि मेरा ये कोई एक ले ले, कि मेरा ये सेल ही खत्म हो जाए, मेरे पहले वाले में 2 हो जाए और दूसरे वाले में 8 हो जाए, मेरा ये सेल ही खत्म हो जाए, इसलिए देना चाहता है। इसलिए इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं, मतलब इसकी संयोजकता कितनी है, ये एक ही देना चाहता है। अब आते हैं मैग्नीशियम पर।
मैग्नीशियम में भी 2 है, ये भी इसके पड़ोसी है, 2 ही है, चाहता है कि 2 ही कोई ले ले, मैं इसको सेल के हुए ख़त्म कर दूँ। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। हाँ, तो ये सोडियम चाह रहा था यही कि मेरा कोई एक ले लेता, क्योंकि मैं नियॉन की तरह होना चाहता हूँ, मैं ये सेल ही ख़त्म कर दूँ, मेरे 2 ही सेल रहेंगे, खुश रहूँगा, मैं स्थायी रहूँगा, इस्टेब्लिश रहूँगा, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं रहेगा, इसलिए मेरा कोई एक इलेक्ट्रॉन ले ले, मैं सेल को ही ख़त्म कर दूँ, आराम से हो जाऊँ। मैग्नीशियम भी नियॉन का पड़ोसी है, ये भी चाहता है कि मेरा कोई 2 ये ले ले, 2 ही मेरा ले ले, मतलब कि मैं 2 किसी को देना चाहता हूँ, अगर कोई तैयार हो तो मैं भी नियॉन की तरह होना चाहता हूँ, मेरा सेल भले ख़त्म हो जाए लेकिन मैं 2 ही रह करके ठीक हूँ, मैं 2 ही सेल पे, तो ये भी चाहता है कि 2 दे दूँ। तो इसका ये भी एक धातु का काम करता है, और इसकी संयोजकता कितनी हो जाती है? संयोजकता अगर देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा मैं मिटा देता हूँ ये सेल को, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे इसकी संयोजकता हो जाती है 1, इसकी संयोजकता हो जाती है 2, ये भी है, ये भी कह रहा है कि मेरे पास ही 3 है, मेरा भी कोई 3 ले ले, क्या प्रॉब्लम है, मैं भी स्थायी हो जाऊँ, है कि नहीं। तो ये भी चाहता है कि तीसरा भी मैं दे करके, और मैं भी धातु ही बना रहा हूँ। भाई साहब, हम लोग देने वालों में से हैं, दानी है इसलिए धातु है ना। अब 2 जो है, अब आते हैं अब सिलिकॉन पे। सिलिकॉन डोलड्रम में है, क्योंकि सिलिकॉन के साथ स्थिति क्या बन रही है कि वो उसके भी अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये सोच रहा है कि, अब देखिए इसकी दिमाग क्या करे सिलिकॉन की, सिलिकॉन सोच रहा है कि 4 दे दूं तो नियॉन हो जाऊंगा, लेकिन मैं अपना सेल क्यों बर्बाद करूं, मेरे पास 4 हैं, सेल भी हमारा जिंदा है। 4 कोई दे दे तो मैं आर्गन की तरह हो जाऊं, क्योंकि है मेरे पास 14, मतलब 14 का मतलब ये लास्ट में 4 है, 4 हैं, या तो कोई 4 ले ले और नहीं तो कोई 4 दे दे, यानी 4 ले ले, कोई किसी को मैं दे दूं 4 तो हो जाऊंगा धातु, और 4 अगर कोई दे देगा तो भले उपधातु हो जाऊंगा, लेकिन मेरा सेल तो भर जाएगा। तो फिर भाई साहब ये सिलिकॉन जो हो जाता है, ये बन जाता है, ये 4, ये डोलड्रम वाली बात है इसकी, इसलिए वो हो जाता है उपधातु। ये है हमारा सोडियम, ये था मैग्नीशियम, ये था हमारा एल्यूमिनियम, ये है हमारा सिलिकॉन, ये बन जाता है उपधातु, क्योंकि ये 4 देने का भी इसका मन है कि कोई ले ले, और 4 दिमाग में ये भी है कि कोई दे दे। देखिए इसकी आदत। तो ये सिलिकॉन भाई साहब जो है ये उपधातु का काम करने लगते हैं। उपधातु उसको कहते हैं जो मर्जी हो, माने डिपेंड करता है मिलने पे, कोई दे दे तो उपधातु बन जाएंगे, कोई ले ले तो धातु बन जाएंगे। तो ये सिलिकॉन इस तरह का खेल खेलता है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 2 3, ये हो गया आपका 4 तक। तो जो ये संयोजकता है वो बढ़ती है, किसमें, जब आवर्त में हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो 4 तक तो ये बढ़ रही है। अब जब फास्फोरस के पास आते हैं तो इसके अंतिम में 5 है। अब फास्फोरस सोचता है कि 5 है तो हम 5 देंगे क्यों, खोजते हैं जो 3 देने वाले मिल जाए। 3 देने वाला अगर कोई मिल जाता है तो क्यों नहीं हम वहाँ पे, तो अब ये 3 लेने के फेरा में पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि अब ये नियॉन की तरफ नहीं देखता, ये देखता है आर्गन की तरफ। आर्गन आगे है, उसकी तरफ होना चाहता है। अब ये पीछे नहीं लौटना चाहता, अब ये चाहता है कि मैं आगे चलूँ। अब ये फास्फोरस जो है भाई साहब, ये क्या बन जाते हैं, ये अब अधातु बन जाते हैं, और ये कहते हैं कि मुझे कोई 3 अब दे दे। मतलब कि ये होना है, ये डोनर होना चाहते हैं, डोनर डोनर डोनर। ये तो डोलड्रम है, डोलड्रम। क्या करें, लेने देने की बात हो जाए। ये तो भाई साहब अब हो जाता है आपका एक्सेप्टर। अब ये लेने की मन है, ये अधातु हो गया। सिलिकॉन के बाद, सॉरी फास्फोरस के बाद सल्फर, मतलब कि ये भी क्या होना, ये लेना चाहता है। सल्फर ये 2 लेना चाहेगा, क्योंकि ये चाहता है 18 हो जाऊं मैं भी। 18 की मतलब कि 2 मुझे कोई दे दे। इसके बाद है क्लोरीन, ये 1 लेना चाहेगा किसी से, ये तो 0 है।
तो देख रहे हैं कि संयोजकता जो है, जब हम लोग बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं तो 1 2 3 4 तक तो संयोजकता बढ़ रही है। मतलब संयोजकता बढ़ रही है कि मतलब कि वो ये देने वाले हैं, और जो ही 4 के बाद आगे बढ़ते हैं तब ये संयोजकता 5 नहीं होती, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 5, लेकिन संयोजकता जो है अब वो 5 नहीं रह जाती। अब यहाँ लेने वाली प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ये चले जाते हैं पी ब्लॉक में, एस ब्लॉक पी ब्लॉक में चले जाते हैं, और पी ब्लॉक वाले हो जाते हैं उपधातु होते हैं या अधातु हैं। मतलब कि दे दो, कुछ दे दो इधर, बस ये लेने वाले हो जाते हैं, ये हो जाते हैं अब अधातु, और इनकी संयोजकता होती है 3 2 1। तो आपसे अगर कोई पूछे कि आवर्त में जब हम बाएं से दाएं लेफ्ट टू राइट अगर चलते हैं तो क्या होती है, तो संयोजकता जो है पहले बढ़ता है 1 2 3 4, और उसके बाद 3 2 1। क्या हो रहा है 1 2 3 4 3 2 1, ये कंडीशन बन रही है संयोजकता में। आई बात समझ में? चलो बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं फिर से। ये सब अगर देख लिए आप लोग तो थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं, आगे फिर देखते हैं इसमें। कैसा लग रहा है आप लोगों को? मज़े आ रहे हैं कि नहीं? नहीं भी आ रहे हैं तो कमेंट लोग करते हैं और बताते हैं कि हाँ आया, लेकिन उतना अच्छा नहीं जितना अच्छा और भी अच्छा बता सकते थे। तो भाई साहब प्रयास कर रहे हैं, ट्राई चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। पढ़े हैं रश्मिरथी, कभी रश्मिरथी, कभी अकेले में, कभी बैठ कर के, कभी, और दिनकर साहब का रश्मिरथी पढ़ी है। क्या मज़ा है, क्या लिखा है उन्होंने, एकदम पूरा तन मन से एकदम जोश से भर जाएंगे। खैर चलिए, परमाणु का आकार तीसरा दिया है, परमाणु का आकार। ठीक, परमाणु का आकार, साइज ऑफ एटम। ठीक, अब क्या बन रहा है हमारा कंडीशन भाई? परमाणु का आकार क्या होगा? बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट चल ही रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चल दिए, क्या होगा? साइज ऑफ एटम। क्या हो रहा है देखते हैं। वही कंडीशन, ओ मिटा दिया मैंने, सॉरी। ये तीसरे वाले पे ही चर्चा करते हैं, 3 ही 4 पे देखते हैं, आगे क्या देखना है। बीच में तो ये है ही यूं हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं जो आँख से दिखता नहीं। मतलब कि ये ना तो एटम्स दिखते हैं और ना एटम्स के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स दिखते हैं, बस पढ़ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ब्रह्मांड में बहुत ऊंची जो चीज़ें हैं जो हमारी आँख से नहीं दिखती, हमारी आँख को उतनी क्षमता ही नहीं है। और आँख सबसे छोटी चीज़ भी नहीं देख सकती है, जो परमाणु, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, जिसको आँखें नहीं देख सकती हैं। इस तरह से खुली आँख नहीं देख सकते। तो ना तो ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं को देख पाते हैं, बड़ी बड़ी घटनाओं को, बड़े बड़े तारों को नहीं देख पाते हैं। उसी तरह से बहुत जो सबसे बड़ा है उसको भी नहीं देख पाते, जो सबसे छोटा है उसको भी नहीं देख पाते। आदमी की आँखों की औकात, आदमी की कानों की औकात, कानों की औकात आप लोगों को पता है कि 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज के बीच में ही, ना तो 20 हर्ट्ज से नीचे की हम सुन पाते हैं, ना 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की सुन पाते हैं। कान की भी अपनी एक क्षमता है, कैपेसिटी है सुनने की, आँख की भी देखने की एक कैपेसिटी है। तो सब कुछ आदमी को कैपेसिटी, और आदमी इस तरह से खुद मन से अपने कैपेसिटी में नहीं रहता, दिखाता है अभी जानते नहीं मुझे, तुम हूँ मैं कौन भाई, पता नहीं कौन है आप। खैर, अब स्थिति क्या है? यहाँ पे कह रहा है कि परमाणु का आकार, परमाणु का आकार क्या हो रहा है? देख रहे हैं कि बाहर पहले वाले में 1 इलेक्ट्रॉन था, दूसरे में 2 था, तीसरे में 3 था, चौथे में 4 है, पांचवें में 5, इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, एक ही सेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जा रहे हैं? एक ही सेल के इलेक्ट्रॉन्स जो है बढ़ते जा रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, बीच में प्लस है,
क्या होगा, माइनस प्लस के बीच में आकर्षण क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब माइनस और प्लस के बीच में प्लस है प्रोटॉन में, इधर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ते जा रही है, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स जब चारों तरफ से उसको घेर रहे हैं, तो जब घेर रहे हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, संकुचित होते जा रहा है, सिकुड़ रहा है। तो जब वो सिकुड़ रहा है तो परमाणु का आकार क्या होते जाएगा, छोटा। बस यही बात है, परमाणु का आकार छोटा होते जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एक ही सेम में बढ़ते जा रही है। और क्या होगा, प्लस और माइनस के बीच का आकर्षण बढ़ जा रहा है। आकर्षण बढ़ने से वो वस्तु क्या हो रही है, मतलब परमाणु जो है वो छोटा होते जा रहा है। आगे है इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया है कि जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन में दे रहा है कि परमाणु का आकार पिकोमीटर में जैसे एक का दिया है 190, फिर अब और भी दिया है 160, 143, 117, 160, 143, 117, ऐसे ही घटते जा रहा है। मतलब कि परमाणु का आकार छोटा होता जा रहा है। आगे है इसका धातुई गुण। तो धातुई गुण देख ही रहे थे, अभी आपको हमने बताया था कुछ ही देर पहले, हमने बताया था आपको कि देख रहे थे कि ये धातु धातु धातु, मतलब धातु धातु धातु, उपधातु, अधातु अधातु अधातु, क्या है ये धातुई गुण, क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। देख रहे हो, धातु था, ये भी धातु, ये भी धातु, धातु से अब थोड़ा सा गिरा, अब उपधातु और भी गिर गया, अधातु। धनी थे धनी थे धनी थे, धनी गरीब दोनों थे, गरीब होते गए गरीब होते गए गरीब होते गए। प्लस थे प्लस थे प्लस थे, प्लस माइनस दोनों काम करने लगे, इधर माइनस होने लगे, मतलब ऋणात्मक चिन्ह आने लगी आपके ऊपर। तो धातुई गुण क्या होते जा रहा है, कम। फिर दिया है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा के साथ क्या होगा, अच्छा चौथा था ना धातुई गुण, धातुई गुण। पांचवा दिया है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा ये क्या होगा, अब देखिए आप लोग, आयनन ऊर्जा क्या हो रहा है। आयनन ऊर्जा के लिए हम लोग अब थोड़ा सा देखते हैं कि क्या स्थिति बनती जा रही है इसके अंदर। कह रहा है कि आयनन ऊर्जा बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ेगी भाई, तो आयनन ऊर्जा इसलिए बढ़ेगी कि यहाँ पे मान लो कि ये हो गया आपका एटम, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, माइनस घूम रहे हैं, माइनस बढ़ते जा रहे हैं, अंदर प्लस है, ये माइनस परमाणु सिकुड़ करके छोटा होते जा रहा है। तो पहले जो माइनस, पहले मान लो कि यहाँ प्लस 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 है, पहले यहाँ पर था, एक इलेक्ट्रॉन था तो दो इलेक्ट्रॉन थे, इस तरह से। तो ये क्या होता जा रहा था, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे क्या होते जा रहा था, परमाणु जो है वो छोटा होते जा रहा था। तो जब परमाणु छोटा होगा तो प्लस और माइनस के बीच की दूरी भी कम होते जाएगी। क्यों, क्योंकि जब परमाणु जब सिकुड़ रहा है, इस तरह से पूरी तरह से सिकुड़ रहा है, तो ये जो ई माइनस यहाँ पे था वो ई माइनस यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कि प्लस और माइनस के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसके आसपास अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस तरह से आएंगे तो क्या होंगे, नज़दीक होंगे, कोई भी नज़दीक जाएगा तो तुरंत उसको कैप्चर करेगा, है ना। तो इसमें कह रहा है कि परमाणु के आकार का घटते जाना है, फलतः तत्व का विद्युत धनात्मक गुण कम होने लगता है। मतलब कि देखिए, इसके विद्युत धनात्मक गुण जब कम होंगे तो विद्युत ऋणात्मक, नहीं विद्युत ऋणात्मक क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, आयनन ऊर्जा ना, हाँ, विद्युत धनात्मक गुण कम होते जाते हैं और विद्युत ऋणात्मक गुण बढ़ते जाते हैं। धनात्मक यहाँ पे जब नज़दीकी बढ़ रही है तो एक दूसरे से क्या होगा, एक दूसरे से प्लस और माइनस के बीच की दूरी जब कम होगी, मैंने जब परमाणु छोटा हो गया है तो प्लस और माइनस के बीच की दूरी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो फलतः जो है वो उसकी आयनन ऊर्जा जो होती है, आयनन ऊर्जा का मतलब क्या होता है, अभी हमने आप लोगों को वर्ग में बताया था, वो क्या होने लगती है, यहाँ पे बढ़ने लगती है। विद्युत ऋणात्मकता ये क्या हो रही है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ने लगती है। यहाँ पे मैंने आयनन ऊर्जा भी बढ़ेगी और विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ेगी। क्यों, बाएं से दाएं जाने पर तत्व की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है। इसका कारण यह है कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है, जिससे प्रवेश करने वाले अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आसानी से नाभिक की ओर आकर्षित होते हैं। नाभिक की ओर आकर्षित होते हैं, मैंने बताया ये भी कि नाभिक की तरफ आकर्षित होते हैं। नज़दीकी जब बढ़ जाएगी, पहले दूरी थी अब नज़दीकी बढ़ गई है तो आराम से कोई आ जाता है, तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है। और आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा हमने बताया था कि जब किसी भी इलेक्ट्रॉन को
बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के लिए लगाई गई कुल ऊर्जा है, कितना ऊर्जा उसको देंगे तो बाहर निकल जाएगा। यही ना आयनन ऊर्जा बताए थे हमने कि उसको कितना दिया जाएगा। तो ये क्यों बढ़ रहा है, इस पर चर्चा थोड़ा सा और क्लियर करते हैं इसको। तो मान लीजिए कि ये हो गया आपका एटम, यहाँ पे प्लस 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 है, यहाँ पे माइनस 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 है, यहाँ पे माइनस है, ये बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या होती जा रही है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता तो बढ़ रही है कि नहीं। विद्युत ऋणात्मकता जब बढ़ने लगती है तो इसकी विद्युत धनात्मकता जो है वो कम होगी। ये तो क्लियर है कि जब विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी तो विद्युत धनात्मकता कम होगी। अगर विद्युत धनात्मकता मतलब कि विद्युत धनात्मकता अगर बढ़ रही है तो ऋणात्मकता घटेगी, ऋणात्मकता बढ़ रही है तो धनात्मकता बढ़ेगी। अब जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में काफ़ी जब नज़दीकी हो जाएगी, सोचिए यहाँ पे कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये पहले था, लेकिन अब ये क्या हो रहे हैं कि ये जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इसका साइज छोटा हो गया। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने लगे। सोचिए पहले ये था, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ रहे इलेक्ट्रॉन वैसे वैसे क्या हो रहा है, छोटा होकर के अब इतना छोटा हो गया। प्लस माइनस के बीच की दूरी जो है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। कम हो जाने के चलते थोड़ा सा गठबंधन इसका क्या हो गया है, मजबूत। एक यहाँ पे प्लस हो तो सपोज करिए कि यहाँ पे प्लस हो, यहाँ पे माइनस हो, तुरंत इसको खींच देंगे क्योंकि कोई आकर्षण ही उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन प्लस और माइनस एकदम नज़दीक हो, मतलब प्लस माइनस नज़दीक का मतलब कि दोनों एक दूसरे से चिपकने की स्थिति में आ गई हैं एकदम, मैंने चारों तरफ से दूरी बहुत कम है, तो उसको खींचने के लिए बाहर आपको ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी, है कि नहीं। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ से फैल रहे हैं, बढ़ रहे हैं एक ही सेल में, तो परमाणु जो है वो छोटा होते जा रहा है। तो जब छोटा होते जा रहा है तो क्या होगा, जब छोटा होते जा रहा है तो उसको बाहर निकालने में आपको क्या करनी पड़ेगी, ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो नज़दीक एक दूसरे के आ गए हैं। नज़दीक आ गए हैं तो आपको ज़्यादा ऊर्जा लगाना है, इसलिए आयनन ऊर्जा उसकी बढ़ जाती है। मतलब ज़्यादा एनर्जी आपको लगानी है उसको निकालने के लिए, तोड़ने के लिए, बाहर करने के लिए। आगे इसमें दिया है और कुछ, इसमें दिया है ऑक्साइडों के गुण। तो देखिए जैसे जैसे हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, तो आयनन ऊर्जा छठा था आपका विद्युत ऋणात्मकता, ये दोनों ही बढ़ रहे हैं। अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो अम्लीयता क्या होते जाती है, इसकी अम्लीयता बढ़ते जाती है। जो सबसे पहले होता है उसकी प्रबल भाष्मिक होता है, फिर भाष्मिक होता है, फिर आगे चलते हैं तो अम्लीय होते जाता है, अम्लीय होते 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 आगे बढ़ता है। मतलब कि लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं, बाएं से जाते हैं तो अम्लीयता उसकी बढ़ती है। अम्लीयता क्या होने लगती है, बढ़ती है। तो इतनी बात आप लोगों को हमने इसमें बता दी है। अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के कुछ दोष भी हैं। आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें कुछ दोष हैं। कोई भी वैज्ञानिक, चाहे वो मोसले साहब हो, मेंडलीफ साहब हो, यही दोनों लोग का सबसे ज़्यादा मुख्य योगदान रहा है आवर्त सारणी बनाने में, लेकिन इन्होंने हाइड्रोजन और हीलियम के लिए कोई विशेष जगह नहीं दे पाया। तो इनकी दोष क्या है, कह रहा है कि इस आवर्त सारणी में भी मेंडलीफ की सारणी की भांति हाइड्रोजन का स्थान अनिर्णित है। कोई क्लियर नहीं कर पाया कि हाइड्रोजन को रखा कहाँ जाए, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है, हाइड्रोजन जो है उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि इसके पास एक ही सेल है और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये कहता है कि या तो ले ही लो, ख़त्म ही हो जाए, और या तो दे दो। लेकिन ले करके दे करके कोई ख़त्म अपने आप को थोड़ी करना चाहता है। वो चाहता है कि मुझे कोई एक दे दे, मैं भी दो हो जाऊं, और जो ही दो हो जाऊंगा तब हो जाऊंगा हीलियम। हीलियम की तरह होना चाहता है, क्योंकि हीलियम सबसे छोटा तत्व है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो सबसे ज़्यादा एकदम स्टेब्लिश है। एक सेल एक पहले सेल में जो एस वाला सेल होता है उसमें दो ही हैं, दो ही इलेक्ट्रॉन की जगह होती है, दो इलेक्ट्रॉन में भरे होते हैं, उसके बाद वो एकदम फ्री होता है। वन शेल
2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स हीलियम, कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाइड्रोजन चाहता है कि मुझे भी कोई एक दे देता तो मैं हीलियम की तरह हो जाता, इसीलिए अधातु के रूप में इसको माना जाता है। हाइड्रोजन जो है इसको अधातु माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं क्या करता है, देने का भी काम करता है, धातु का भी काम करने लगता है, ये इसकी स्थिति हो जाती है। तो हाइड्रोजन को देने रखने में बड़ी प्रॉब्लम है कि आखिर रखे कहाँ। लेकिन आपको बता दें कि अधातुओं में न रह करके इसको धातु में ही रखा जाता है, हाइड्रोजन को धातुओं के बीच में ही रखा जाता है। हाइड्रोजन सबसे पहला वाला जो है तो उसमें चलता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम स्तर से आगे बढ़ता है, पहला क्षार धातु में रखा जाता है। तो ये स्थान क्लियर नहीं कर पाए थे कौन, मोस्ले साहब, किसमें, आधुनिक आवर्त सारणी में। दूसरा का है हीलियम का स्थान। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार हीलियम का स्थान वर्ग 2 में क्षारीय मृदा धातुओं के साथ होना चाहिए था। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको मृदा क्षारीय धातु में रखना चाहिए था, क्योंकि उसके भी अंतिम में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन वहाँ भी ये नहीं रहता है, हीलियम रहता है अक्रिय गैसों के बीच में, क्योंकि एकदम पूरी तरह से इस्टेब्लिश है। और जब यह इस्टेब्लिश है तो इसको रखा जाता है 18वें में, मतलब कि 0 वाला कह सकते हैं, मानी 18वां में रहता है, तो उसका भी स्थान क्लियर नहीं है। तो कह रहा है कि 2 के क्षारीय मृदा धातुओं के साथ होना चाहिए था, किंतु उत्कृष्ट गैसों के साथ वर्ग 18 में रख दिया गया है, लेकिन इसको उत्कृष्ट गैसों में रख दिया गया है। तो ये 2 खामियां थी। इन दोनों खामियों को कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसकी 2 खामियां बताइए, या उसमें 2 कमियां। तो बस हम लोग पहला तत्व ले लेंगे और दूसरा तत्व ले लेंगे, और दोनों के बारे में लिख देंगे कि भाई साहब इन्होंने बताया ही नहीं कि इसको कहाँ रखा जाए। वो तो सुविधा के अनुसार हम लोग जैसे तैसे इसको रखते हैं, एक को पहला में रख देते हैं, पहले वाले को पहला में, और दूसरे वाले को सबसे लास्ट में रख देते हैं। चल, पहला वाला मृदा धातु में आ जाता है और दूसरा उत्कृष्ट गैसों में चला जाता है, हीलियम। तो बस इतना ही है इसके बारे में, और आगे आप लोग को इस तरह से बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।